नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अहम जानकारी दिल्ली से साझा कर रहे हैं हम आपके साथ, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक सोच को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले आतंकी ठिकानों और फिर दुश्मन के सैन्य अड्डों को सटीक तरीके से निशाना बनाया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत ने शक्ति के साथ संयम का भी परिचय दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पास और भी बड़ी कार्रवाई करने की क्षमता थी, लेकिन हमने एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह काम किया और दुनिया को शक्ति और संयम के संतुलन का उदाहरण पेश किया। उनका यह बयान देश की रक्षा नीति में संतुलन और रणनीतिक सूझबूझ को रेखांकित कर रहा था। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहाँ पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। आत्मनिर्भरता के बैनर के तले आज हम क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत की पकड़ अब ग्लोबल। तो रुक करेंगे आगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य की सैन्य रणनीतियों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और अब हर दिन नई तकनीकी की खोज हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर से यह साफ हुआ है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। एयर चीफ ने यह भी बताया कि भविष्य की जरूरत को देखते हुए हमारी रणनीतियों और सोचने के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता है, जिस पर काम करने से चल रहा है। उन्होंने एएमसीए यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में निजी उद्योग की भागीदारी को एक बड़ा कदम बताया और कहा कि यह निजी क्षेत्र पर देश के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उनका मानना है कि आने वाले समय में देश न सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूती से बढ़ेगा। This Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. So a lot of work needs to be done in realigning our own thought processes also, which is already going on. And I'm sure since we have been able to come up. तो वहीं इंडोनेशिया के जाकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत नाक काटकर मुंह पर थूकने जैसी हो गई है। बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हम नीचे गिरेंगे तो आपको भी साथ खींच लेंगे। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाने की मांग की है। बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो सही पक्ष में खड़े हो और भारत के साथ मिलकर गंभीर मुद्दों पर ठोस कदम उठाए। वहीं सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने युद्ध के बदलते स्वरूप पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि युद्ध और शांति के बीच की सीमाएं अब तेजी से धुंधली होती जा रही है। वर्तमान समय में वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी ने युद्ध को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे गैर सरकारी अभिनेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि हम अब सटीकता के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अत्यधिक सटीक हथियार और बड़ी संख्या में दोनों आवश्यक है।
उन्होंने ये भी बताया कि आतंकी गतिविधियां और गैर पारंपरिक खतरे बड़े संघर्षों में बदल सकते हैं। इसके अलावा बिना युद्ध विराम के संघर्ष छेड़ने के लिए अंतरिक्ष, साइबर डोमेन और गैर संपर्क युद्ध का उपयोग बढ़ रहा है। ये नई वास्तविकता युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह से बदल रही है और इससे निपटने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जनसुराग अधिनियम के तहत 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार शवन ने कहा कि जिले में सभी प्रकार के आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में एक कट्टर अपराधी है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, जबकि दूसरा एक आदतन अपराधी है जो बार बार कानून का उल्लंघन करता है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोग राष्ट्रीय परियोजनाओं और जन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब तक कुल 8 लोगों को जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि को सहन नहीं करेगा और कठोर कदम उठाएगा। देखें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी किस्म का जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है और वो लोग जो नेशनल प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे यहाँ डेवलपमेंट जो है वो रुक जाए, उनको बरदार पे रखा गया है। फिलहाल ये जो कल पीएसए लगा 2 लोगों को किया गया है पीएसए में बुक। एक हार्डकोर इसमें क्रिमिनल है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था और दूसरा जो था वो रिपीटेड ऑफेंसेस करता था, बाज नहीं आता था, तो 2 को कल किया गया। अभी तक ज़िले के अंदर जब से मैंने चार्ज संभाला है 8 लोगों को पीएसए लगा है। बाकी लोगों का पीएसए जो है डोजियर जो है अंडर प्रिपरेशन है और मैं आपके थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो सुधर जाएं। तो वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जासूसी मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाना निश्चित रूप से एक चिंताजनक मामला है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शेखावत ने जोर देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जितने भी लोग इस व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं या किसी भी रूप में इसमें शामिल रहे हैं, उन सभी की भूमिका की जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगी और दोषियों को जल्द सामने लाया जाएगा। मैं आज ही विदेश से लौटा हूं और मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने तो वही बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित करने को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री नेता अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तिरंगे की असली महिमा और महत्व का एहसास नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने तिरंगे को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भी उनके नागपुर मुख्यालय पर लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराया गया। उन्होंने कहा कि आज जब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो ये केवल दिखावे की राजनीति है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया है और इसके लिए कई नेताओं ने बलिदान भी दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस मुद्दे को समझें और इतिहास को ना भूलें। ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति है। एहसास नहीं हुआ, पूरा मुल्क एकजुट हो गया था। मोदी जी को और इनको गर्व होना चाहिए था कि पहलगाम के बाद में 11 साल के बाद में एक ऐसा अवसर आया, पूरा विपक्ष इनके साथ हो गया राहुल गांधी के आह्वान पर और पूरी पब्लिक इनके साथ हो गई। जब पूरा विपक्ष हो गया तो पक्ष और विपक्ष जब साथ हो गया तो आम जनता इनके साथ हो गई।
इस माहौल में ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। फौजों को भी लगा, सैनिकों को भी, कि भाई पूरा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। इस माहौल में हम आगे बढ़ रहे थे। अब वो कहते हैं अभी तक तो ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खाली स्थगित हुआ है। बातें वो कई तरह कर रहे हैं बिना मतलब जो एकता दिख रही थी देश के अंदर, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन्होंने उस एकता को छिन भिन करने का जो जतन किया है उससे देश को नुकसान हो रहा है। तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगे से मुंह पूछ रहे हैं इनके नेता लोग, तिरंगा पैरों में आ रहा है। इनको ये तिरंगे की जो आन बान शान है, जिसका प्रतीक तिरंगा है देश के लिए, उसका एहसास इनको है ही नहीं। कभी तिरंगा अपनाया नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार भी नहीं किया था। नागपुर में तो इनके हेडक्वार्टर पे 80 साल तक वो लगा ही नहीं है तिरंगा झंडा। तो इनको कौन कहे कि भाई आपको इनकी आन बान शान समझना चाहिए देश के लिए। बातें करना बड़ा आसान है, तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग और राजनीतिक अपना जो है माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, वो श्रेय लेने का प्रयास करते हैं राजनीतिक रूप से। तो जो एकता थी पक्ष विपक्ष की, पब्लिक की, उसमें दरार आ गई बिना मतलब। एहसास नहीं हुआ, पूरा मुल्क एकजुट हो गया था। मोदी जी को और इनको गर्व होना चाहिए था कि पहलगाम के बाद में 11 साल। तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया और कृषि और बागवानी से जुड़े 7 ब्रोशर्स का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर होगा तभी देश एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा की कृषि और किसान राज्य की रीढ़ की हड्डी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि एमएसपी को लेकर के विपक्ष ने गलत दुष्प्रचार किया है, जबकि बीजेपी सरकार के शासनकाल में एमएसपी 3.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि 2014 तक एमएसपी पर 4,24,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2014 से 2025 तक ये राशि बढ़कर 14,16,000 करोड़ रुपए हो गई। साथ ही किसानों के हित में 111 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई के रूप में दिए गए थे। आग से प्रभावित फसलों के लिए प्रति एकड़ 30,000 रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय चौहान साहब जगन्नाथ की भूमि उरी से उसका शुभारंभ करेंगे। आज उसी कड़ी में ही हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान समृद्ध, सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली हो, किसान प्रगति के रास्ते पर गति से आगे बढ़े। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका शुभारंभ हरियाणा के इस पवित्र भूमि, जहां पर कुरु राजा ने स्वयं हल चला करके खेती की हो, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री। तो वहीं आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला रहा। मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई पूरी हुई है। दिल्ली की राव जुवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 23 जुलाई को आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपी है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपी के तौर पर इस वक्त कटघरे में है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में एक अहम मोड़ सामने आ चुका है। दिल्ली की राव जुवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है और अब कोर्ट ने इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 23 जुलाई को ये फैसला सुनाएगी कि आरोपी जो होंगे वो इसमें अब किस मोड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सीबीआई ने इस केस में भ्रष्टाचार से जुड़े
गंभीर आरोपों की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया गया है। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे और आरोप है कि रेल मंत्रालय से जुड़े होटल के आवंटन में भ्रष्टाचार किया गया था। अब सबकी निगाहें 23 जुलाई पर टिकी है, जब कोर्ट ये तय करेगी कि इन सभी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। तो वही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो जनहित की व्यवस्थाएं चल रही थी उन्हें बीजेपी ने मात्र 100 दिनों में ठप कर दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने वाली व्यवस्था चरमरा गई है और अब कई इलाकों में लगातार लंबे पावर कट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 30 से 80% तक की बेलगाम बढ़ोतरी कर दी है। इसी के अलावा आतिशी ने पानी की बदहाली, सीवर के गंदे पानी की सप्लाई और बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार गर्मियों में AQI 500 के पार चला गया है। महिलाओं को लेकर किए गए वादों को भी उन्होंने झूठा करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने ना तो 2500 रुपए की स्कीम लागू की, ना ही सिलेंडर सस्ता किया, उल्टा 25,000 विधवाओं की पेंशन काट दी। आतिशी का साफ आरोप है कि बीजेपी हर मोर्चे पर विफल रही है। तो वहीं हरियाणा के चर्चित ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने अपने वकील बदल लिया है। वकील कुमार मुकेश ने बताया कि कल उन्हें ज्योति मल्होत्रा ने अपने पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया है और आज उन्होंने कोर्ट में वकालतनामा दाखिल कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस केस में ज्योति मल्होत्रा के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। वकील ने यह भी कहा है कि वो मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद ही किसी ठोस रणनीति पर बात करेंगे। मामले में अगली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इस हाई प्रोफाइल केस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे FIR जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ FSL रिपोर्ट का बोल रहे हैं, पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। और क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट जब मेरे पास आएंगे स्टडी करूंगा, उसके बाद ही कुछ फर्दर कुछ किया। देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को। तो वही दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रही है। पेरेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। द्वारका के DPS के बच्चों के अभिभावकों की याचिका सामने निकल करके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने DPS सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बच्चों के अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभिभावकों ने स्कूल द्वारा फीस में की गई कथित अनियमितताओं और भारी बढ़ोतरी को लेकर अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 4 हफ्ते के भीतर सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। यह मामला न सिर्फ द्वारका के DPS तक सीमित है बल्कि इससे जुड़ी नीति और अन्य स्कूलों के लिए भी मिसाल बन सकता है। कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा कि फीस निर्धारण के मामले में स्कूलों पर क्या दिशा निर्देश लागू होंगे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।